Hello, welcome to the Alchemist Official. Today we will learn about a subtopic called factor influencing rate of a reaction. As you can see that this subtopic is based on chapter chemical kinetics. Okay, now this chapter is took from the reference which is ncrt textbooks, very famous books, and mostly cbsc boards use these textbooks, and even lot of students all over india use these ncrt textbooks for the preparation of entrance exams such as JEE, NEET, uh, then for MSc admission jam, and then for jobs, and for job JRF, and lectureships such as CSI, NET, GATE, TFR, Maharashtra SETs, and so many more. So today we will learn about the subtopic called factor influencing rate of a reaction. Rate of a reaction depend upon experimental conditions such as concentration of catalyst, pressure in case of gases, temperature catalyst. तो रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस के केस में प्रेशर और टेम्परेचर कैटलिस्ट. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर और कैटलिस्ट. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन. Okay, now we will learn about dependence of rate on concentration. Okay, now what this concept talks about. The rate of a chemical reaction at a given temperature may depend on the concentration of one or more reactant product. The representation of a rate of a reaction in terms of concentration of the reactor is known as rate law. It is also called as rate equation or rate expression. तो केमिकल रिएक्शन का रेट कोई भी टेम्परेचर में डिपेंड होता है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन से. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, और वो डिपेंड होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जो एक से ज़्यादा है. ठीक है, अभी रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, जैसे कहते हैं रेट लॉ. ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, जिसे कहते हैं रेट लॉ. तो व्हाट इज द रेट लॉ? रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, जिसे कहते हैं रेट लॉ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन. उसको कहते हैं रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन. ओके, तो रेट लॉ क्या होता है? व्हाट इज़ द रेट लॉ? रेट लॉ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन depend on the terms of concentration of the reactant. ठीक है, these are the rate law. ओके, ठीक है, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है उसको रेट लॉ को रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं और रेट इक्वेशन भी बोलते हैं. ओके, तो हमने रेट लॉ से क्या सीखा है कि वो रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, जिसे कहते हैं रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन. रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट result in table 4 will clearly show that rate of a reaction decreases with the passage of time as the concentration of reactant decreases. Conversely, rate generally increases with reactant concentration increase. So rate of a reaction depend upon concentration of a reactant. तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है जैसे जैसे टाइम बीतता है,
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है जैसे जैसे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। वैसे ही रेट जनरली इंक्रीज होता है जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। रेट ज़्यादा तभी होता है जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। सो रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, हम ये सीख रहे हैं कि रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है। पहली बात तो ये है, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी रेट ऑफ ए रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो तभी रेट ऑफ ए रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि क्यों रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंडेंट है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो अभी वापस बात करते हैं कि क्यों रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से। पहली बात, अगर रिएक्शन जब स्टार्ट करता है तो हमें रिएक्टेंट की ज़रूरत रहती है। तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा ही होगा। अगर ये जो है, अगर रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। फिर कंसिडर जनरल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो है ना, हाँ, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से। कंसिडर जनरल रिएक्शन ए B, U, C and D as product, where A, B, C and D are stoichiometric coefficient of reactant and product. A, B, C और D जो है वो एक्चुअली स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। The rate expression for this reaction is rate AXBY, where exponent x and y on may not be equal to stoichiometric coefficient of a reactant. Above equation can also be written as rate KAXBY dr by dt KAXBY, ठीक है। तो x और y एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो इक्वल नहीं रहता स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो है एक रहता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। तो जो हमारा रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, वो ये दिखाता है, वो कोफिशिएंट जो है x और y है किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वेयर k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो 4.4b में, ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है जिसमें दिखा रहे कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या देता है k a⁻x b⁻y, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, ठीक है। और k जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन to concentration of a reactant is called rate law or rate expression. तो rate law या rate expression वो क्या है, rate of a reaction, ठीक है, reactant का concentration से, उसे कहते हैं rate law या rate expression. Rate of a reaction to concentration of a reactant is called rate law or rate expression. Rate of a reaction to concentration of a reactant is called rate law or rate expression, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट हमें पता चला कि वो एक कांस्टेंट k है, और रेट लॉ का दूसरा जो नाम था पहले, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, वो पता चला वो क्या है, ठीक है।
तो thus rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of a reactant, with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometry. फिर रेट लॉ क्या है? रेट लॉ क्या है? एक्सप्रेशन जिससे रिएक्शन का रेट देते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, ठीक है, और उसे पावर से रेस करते हैं जो शायद से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट स्पेशल का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के जैसे सेम है या सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रेट लॉ जो है एक्सप्रेशन है जिससे रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रहता है, उसका जो पावर जो है वो सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिसके रिएक्टेंट स्पीशीज का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से का सेम है या सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बोल रहे कि रेट लॉ जो है किसी का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे तो हमेशा रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही रहना चाहिए। लेकिन जो पावर है जैसे कि ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई, ये एक्स और वाई जो है ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये जो पावर जो है, ठीक है, ये शायद से सेम रह सकता है या नहीं भी रह सकता है उन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है, उन रिएक्टिव स्पीशीज़ का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, ठीक है। फिर वी कैन मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन as a function of initial concentration, either by keeping concentration of one of the reactant constant and changing the concentration of the other reactant by changing the concentration of both the reactant, following result the rate of a reaction को अगर मेजर करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के फंक्शन में, ठीक है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट कांस्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रखना चाहिए। तो दूसरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होता है जब दोनों भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होता है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को है उसको अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन रखेंगे तो इसमें से एक रिएक्टेंट जो है कांस्टेंट रहेगा और दूसरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, या फिर दोनों भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा तो रेट ऑफ लॉ में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इनिशियल जो है, अगर देखो पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, 0.30 है और ऑक्सीजन भी 0.30 है, ठीक है। तो इनिशियल फॉर्मेशन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का डाइऑक्साइड का वो है 0.096, लेकिन जब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का वो चेंज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वैसा ही रहता है, तो रेट लॉ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करने का वो चेंज होता है। और जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है NO का वापस 0.30 में रखते हैं, लेकिन अभी दूसरा रिएक्टेंट O2 का कॉन्सेंट्रेशन अभी 0.6 रखा है, तभी भी रेट लॉ रिएक्शन में चेंजेस होते हैं, NO2 का फॉर्म होने का भी रेट लॉ चेंज होता है। फिर अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.60 रखते हैं और इनिशियल O2 भी 0.60 रखते हैं, अभी दोनों भी सेम है, तभी भी रेट लॉ चेंज होगा NO2 फॉर्म करने का, मतलब रेट लॉ जो है चेंज हो सकता है, दो में से एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होता है या दोनों भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होता है, ठीक है। तो रेट लॉ में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर it is obvious after looking at the result that when the concentration of NO is double and that of O2 is kept constant, the initial rate law increases by a factor of 4 from 0.096 to 0.384 mole per liter per second.
ये ऑब्वियस है जब हम रिजल्ट को देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल होता है O2 से, ठीक है, और O2 का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, तो जो इनिशियल रेट जो है वो इंक्रीज होगा 0.096 का 4 टाइम बढ़ेगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू से 4 टाइम उसका वैल्यू बढ़ेगा, कितने में आएगा 0.384, ठीक है। फिर बाद में इससे इंडिकेट होता है कि रेट डिपेंड होता है NO का नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, डिपेंड होता है। फिर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा स्क्वायर के अंदर होगा, फिर 2 स्क्वायर के अंदर होगा। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नाइट्रोजन ऑक्साइड is kept constant and concentration of when concentration of nitrogen oxide is kept constant, concentration of O2 is double, the rate also get double, indicate the rate depend on concentration of O2 to the first power। जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे तो ऑक्सीजन भी जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, डबल करेंगे तो रेट का भी रिएक्शन डबल होगा। तो इससे इंडिकेट होता है कि रेट जो है इस रिएक्शन का वो अभी डिपेंड होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर से, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हो गया तो रेट भी में भी चेंजेस हो गए। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी, तो जो रेट ऑफ अ इक्वेशन जो है इस रिएक्शन के लिए वो है KNO2O2, ओके। फिर अभी है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस रेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज rate of decrease in concentration of a reactant with respect to times, okay, it depend on KNO2 O2, ठीक है, K concentration square concentration of NO power to the 2, okay, and concentration of O2. Now we observe that the further reaction and the rate equation derived from the experimental data. The exponent of the concentration terms are the same as the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेट इक्वेशन में जो रिएक्शंस है वो डिराइव होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक्सपोनेंट सेम रहता है जैसा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रहता है, ठीक है। वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो एक्सपोनेंट है जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से डिराइव होता है वो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से सेम रहता है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, ओके। इन दिस रिएक्शन the exponent of the concentration terms are not the same as the stoichiometric coefficient, thus we can say that, ठीक है, इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक्सपोनेंट सेम नहीं रहता है जैसा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रहता है। इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक्सपोनेंट जो है वो कभी भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के जैसा सेम नहीं रहता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो भी एक्सपोनेंट है वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से सेम नहीं रहता है, मतलब कभी सेम रहता है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, कभी सेम नहीं रहता है, ठीक है। क्यों? द रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically but must be determined experimentally। तो हमें एक्चुअल लेसन स्टार्ट करने से पहले ये यही बता रहा है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होगा और दो रिएक्टेंट होंगे और दोनों रिएक्टेंट में कितने भी नंबर ऑफ मोल्स होने दो, ठीक है, वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बाद में रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंट पावर है, ठीक है,
ये जो एक्सपोनेंट पावर जो है, तो ये जो एक्सपोनेंट पावर जो है इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का, वो सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। किससे? उन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जिनका उन रिएक्टेंट स्पीशीज़ का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो बैलेंस इक्वेशन में है। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट पावर है वो सेम हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं उन रिएक्टेंट स्पीशीज़ का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो बैलेंस इक्वेशन में है। क्या पता हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसका रेट लॉ हम निकाल रहे हैं, जिस रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं, क्या पता वो रिएक्शन बैलेंस में ही नहीं है। ठीक है, वो बैलेंस में नहीं है और एक्सपोनेंट पावर है। ठीक है, तो उसका उस रिएक्टेंट स्पीशीज़ का, उस रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंट पावर वो सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है उन रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो बैलेंस इक्वेशन में है। ठीक है, हम जब भी किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ निकालेंगे उसका ज़रूरत नहीं है कि वो रिएक्शन जो है बैलेंस में ही हो, वो बैलेंस में ही रहना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका एक्सपोनेंट पावर जो है वो सेम वैसा ही हो जैसा किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है। रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस इक्वेशन में रहता है वो ऐसा ही सेम हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और इसकी वजह से हम जब भी एक रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर कौन सा है, ज़ीरो ऑर्डर कौन सा है। क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर सुनते हमें लगेगा कि हाँ, इस रिएक्शन में शायद कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। शायद एक रिएक्टेंट हो सकता है, 2, 3, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितना भी रिएक्शन हो, कितने भी रिएक्टेंट्स, एक से भी ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार कंफ्यूजन होगा कि फ़र्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। हम ये समझ लेंगे फ़र्स्ट ऑर्डर में एक ही रिएक्टेंट होगा तो इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर में 2 होंगे रिएक्टेंट तो वो सेकेंड ऑर्डर है। तो ज़ीरो ऑर्डर में कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा करके वो ज़ीरो ऑर्डर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक वार्निंग है या नोट है, कंसीडर दैट कॉशन और नोटिस इस रेट लॉ का जो है डेफिनेशंस, वो हमें एज अ कॉशन करके लेना चाहिए, नोट करके लेना चाहिए कि रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर है वो सेम हो सकता है और नहीं भी सेम हो सकता है रिएक्टेंट का कोफिशिएंट स्पीशीज से जो बैलेंस इक्वेशन में है। तो ये हमें एज अ नोट करके ले लेना चाहिए, एक कॉशन करके लेना चाहिए, एक वार्निंग करके लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबके लिए स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एज अ वार्निंग लेना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले। ओके, एंड ऑन नेक्स्ट video we will learn about order of a reaction, जहाँ we will learn about the first order, zero order. Okay, we will also learn the molecularity also, then we will learn about zero order, then first order, the half life of a reaction. ठीक है, all that we are going to learn. Okay, until then, see you on next video.